सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी मित्रों को, दोस्तों को, सभी को सुप्रभात। आज 11th बिजनेस स्टडी में हम हमारी जो यूनिट पढ़ रहे हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, उसमें हमने पहले वीडियो में हमारे देखा एकल स्वामित्व, दूसरा हमने देखा हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय, और आज हम देखने वाले हैं साझेदारी। जो व्यावसायिक संगठन के अलग अलग स्वरूप हैं, 5 स्वरूप हैं: एकल स्वामित्व, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय, साझेदारी, सहकारी समितियां और कंपनी। इसमें हमने 2 स्वरूपों के बारे में पढ़ लिया है। पहले वीडियो मेरे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चौहान अकेडमी खंडवा का चैनल खोलेंगे, उसमें प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी हम विस्तृत रूप से इनका अध्ययन कर रहे हैं। इसी के आधार पर आप यदि इन वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन हैं आप बुक में, वो सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो चलिए हम आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप, व्यावसायिक संगठन का तीसरा स्वरूप है पार्टनरशिप, साझेदारी। भी उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, इतने भी हम अनभिज्ञ नहीं हैं आसपास के वातावरण से कि पार्टनरशिप क्या होती है। आजकल फ्रेंडशिप का ज़माना है, तो हम फ्रेंडशिप करते हैं, कोई भी काम हम पार्टनरशिप में करते हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब कि एक व्यक्ति के बजाय कम से कम 2 लोगों के द्वारा काम किया जाता है, तो वो कहलाता है पार्टनर। हम बोलते हैं ना, मेरा पार्टनर है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप का जन्म कैसे होता है? तो पहला स्वरूप हमने देखा एकल स्वामित्व। तो एकल स्वामित्व में जब एक ही व्यक्ति व्यापार करता था, तो हमने उसकी कुछ लिमिटेशन देखी थी कि वो उसकी सीमित प्रबंध कुशलता होती है, उसके पास सीमित संसाधन होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसका दायित्व असीमित हो जाता है। तो जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तो उसकी जितनी क्षमता रहती उतना तो करता है, लेकिन जब उसे व्यापार को बढ़ाना हो, उसका विस्तार करना हो, तो उस कंडीशन में उसे किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस होने लग जाती है। और ऐसी परिस्थिति में वह अपने साथी, कार्य करने वाला जो कर्मचारी होता है, जो उसे अधिक विश्वास पात्र लगता है, ऐसे कर्मचारी को, ऐसे अपने साथ में काम करने वाला जो होता है, उसको वो अपना पार्टनर बना लेता है, बराबर का भागीदार बना लेता है। तो ऐसे ही इसी में से साझेदारी का जन्म होता है। तो एकल स्वामित्व की जो कमियां हैं, एकल स्वामित्व की कमियों को दूर करने के लिए पार्टनरशिप, साझेदारी का जन्म हुआ। तो आज हम उसी साझेदारी का अर्थ पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, उसकी विशेषताएं देखेंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो साझेदारी का अर्थ और परिभाषा क्या है? साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत 2 या अधिक व्यक्ति एक वैधानिक व्यवसाय को चलाने तथा उसके लाभ में हिस्सा बांटने का समझौता करते हैं। देखिए, ये जो लाइन इतनी गहरी है कि इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने बता दी है। साझेदारी मतलब, साझेदारी क्या है? एक व्यवसाय है जिसमें कम से कम कितने लोग होते हैं? साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 लोग होते हैं। देखिए, कम से कम 2, इससे कम यदि होगा मतलब 1, तो वो एकल स्वामित्व माना जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि साझेदारी व्यवसाय में कम से कम कितने लोग होना? 2। तो साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत 2 या अधिक व्यक्ति एक वैधानिक व्यवसाय, भाई कम से कम 2 लोग मिल करके व्यवसाय करेंगे, तो व्यवसाय कैसा होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। चलाने तथा उसके लाभ में हिस्सा बांटने, यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो उनको जो लाभ होगा उस लाभ को आपस में बांटना जरूरी है। नहीं तो पिता और पुत्र भी साझेदारी करेंगे, बोल देंगे कि हमारी ये पार्टनरशिप है, तो वह लाभ को आपस में नहीं बांटने वाले हैं वो। तो लाभ को आपस में बांटना जरूरी है, और फिर उनके बीच में एक समझौता होना चाहिए, अनुबंध होना चाहिए। तो ये बातें जो रखने वाला है उसे हम साझेदारी कहते हैं। तो साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक वैधानिक व्यवसाय को चलाने, उसके लाभ में हिस्सा बांटने का समझौता करते हैं। भाई कोई भी 2 मित्र यदि मिल करके किसी व्यापार को करेंगे, उससे लाभ होगा तो वो आपस में बांटेंगे जरूर, फ्री में तो कोई करने वाला है ही नहीं। ऐसा व्यवसाय या तो सब मिलकर चलाते हैं, या उनमें से कुछ या एक सबकी ओर से व्यवसाय का संचालन करता है। छोटा व्यवसाय है, तो बाकी लोगों ने पूंजी लगा दी और एक को बोल दिया कि तू इसका संचालन कर, जो भी लाभ होगा वो हम आपस में बांट लेंगे, और वो संचालन करेगा, उसके बदले उसको कुछ पारिश्रमिक दे दिया जाएगा। तो उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा
या उन सब के द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। जो लोग ऐसा व्यवसाय चलाने का समझौता करते हैं उसे साझेदार कहते हैं। जो लोग शामिल होते हैं उन लोगों को साझेदार कहते हैं, और उनके द्वारा जो व्यवसाय चलाया जाता है उसे साझेदारी फर्म कहा जाता है। जो लोग शामिल होते हैं उन्हें साझेदार कहते हैं। उन लोगों के द्वारा जो व्यवसाय ऐसा किया जाता है, ऐसे स्वरूप को हम क्या बोलते हैं? ऐसे स्वरूप को साझेदारी फर्म कहते हैं। ठीक है। अब हेने के अनुसार, H.L. हेने ने क्या परिभाषा दी है? साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है, व्यक्तियों के बीच में एक संबंध है। वे व्यक्तियों के बीच ही संबंध हो सकता है। तो साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच में एक संबंध है जिन्होंने निजी लाभ के उद्देश्य से, इनका जो लाभ होगा वो पर्सनल लाभ होगा, जिन्होंने निजी लाभ के उद्देश्य से एक व्यवसाय को मिलकर चलाने का अनुबंध किया है। किसी व्यवसाय को उन्होंने मिलकर चलाने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसे कहते हैं साझेदारी। देखिए फिर से बताता हूँ, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने निजी लाभ के उद्देश्य से एक व्यवसाय को मिलकर चलाने का अनुबंध किया है। किम्बाल ने परिभाषा क्या दी है ये भी देख लेते हैं। एक साझेदारी या फर्म, ये साझेदारी को हम क्या नाम बोलते हैं? दूसरा फर्म भी बोलते हैं। जैसा कि उसे प्रायः कहा जाता है, व्यक्तियों का एक समूह है। वे कम से कम 2 लोग आ गए, मतलब समूह आ गया, जिन्होंने किसी उपक्रम को चलाने के लिए मिलकर पूंजी अथवा सेवाओं को लगाया है। एक उपक्रम मतलब किसी उपक्रम को, किसी फर्म को, किसी व्यवसाय को चलाने के लिए पूंजी अथवा सेवाएं लगाइए, उसे कहा जाता है साझेदारी। चलिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 ऐसे व्यवसाय पर कौन सा कानून लागू होता है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 हमारे देश में ऐसे व्यवसाय के लिए कानून बना है। अभी तक हमने जो देखा कि एकल स्वामी, तो उसके लिए ऐसा कोई कानून नहीं। फिर हमने हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय देखा, उसमें 1956 का हिंदू लागू होता है, उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। और साझेदारी के लिए एक अलग कानून बना है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। उसके अनुसार क्या परिभाषा दी है? साझेदारी की परिभाषा क्या दी है? देखिए, साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जो एक व्यवसाय के लाभ को आपस में विभाजित करने के लिए सहमत होते हैं, और यह व्यवसाय सभी व्यक्तियों के द्वारा अथवा उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। कितनी बातें आ गई? व्यक्तियों के बीच का संबंध है। देखो, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 क्या क्लियर कर रही है कि साझेदारी व्यक्तियों के बीच का पारस्परिक संबंध है, पहली बात। दूसरा, लाभ आपस में विभाजित करने के लिए सहमत होते हैं। तीसरी बात, व्यवसाय का संचालन उन सबके द्वारा, उन सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। 3 बातें आ गई। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 3 बातों को हाईलाइट कर रही है। पहली बात कि व्यक्तियों के बीच का संबंध है। दूसरी बात, लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। और तीसरी बात, उस व्यवसाय को कौन चला रहा है? या तो उन सबकी ओर से कोई एक व्यक्ति या उन सभी के द्वारा। ठीक है, इसे कहते हैं साझेदारी। अब फिर हम इसको सेंटेंस में जमा सकते हैं। देखिए, उस परिभाषा से क्या सार निकल रहा है, वो सार मैंने बताया है कि 3 बातें उसमें से हाईलाइट बाहर निकल रही है। चलिए, इस प्रकार हम बोल सकते हैं साझेदारी से आशय 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐच्छिक संबंध है। किसी भी व्यक्ति को हम जबरदस्ती साझेदारी में शामिल नहीं कर सकते हैं। ये संबंध कैसा है? ये ऐच्छिक संबंध है, वो अपनी इच्छा से साझेदारी में शामिल होता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐच्छिक संबंध जिन्होंने किसी वैधानिक व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए समझौता किया है। वैधानिक व्यवसाय नहीं तो 4 चोर मिलकर के चोरी करने का व्यवसाय भी कर सकते हैं, कोई गलत धंधा करने का काम भी कर सकते हैं, तो उसको हम साझेदारी नहीं बोलेंगे। उनका जो व्यवसाय है वो कैसा होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए। लाभ को बांटना जरूरी है, उनके बीच में समझौता होना जरूरी है, जिसका संचालन उन सब की ओर से किया जाएगा या उन सब की तरफ से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। और ऐसे सभी साझेदारों को सामूहिक रूप से फर्म या सार्थ भी कहते हैं। देखिए, 3 नाम आ गए, साझेदारी भी बोलते हैं, फर्म भी बोलते हैं, और तीसरा नाम कौन सा आ गया? सार्थ भी कहा जाता है। इसे व्यवसाय को साझेदारी कहा जाता है, फर्म भी बोलते हैं और सार्थ भी कहते हैं।
और जिस नाम से वो व्यवसाय करते हैं वो फर्म का नाम कहलाता है। और ऐसे व्यवसाय का जो नाम रखेंगे तो वो उसका नामकरण हो जाएगा कि साझेदारी फर्म का नाम ये है। चलिए अब इस आधार पर आप खुद इसकी विशेषताएं बता देंगे। तो साझेदारी की विशेषताओं में सबसे पहले वैधानिक लक्षण देख लेते हैं। वैधानिक मतलब जो लीगल बातें हैं, जो कानूनी बातें हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले लीगल बात कौन सी आ रही है? सदस्यों की संख्या। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सदस्यों की संख्या ही साझेदारी को जन्म देती है। यदि एक ही व्यक्ति होगा तो साझेदारी नहीं कही जाएगी, वो एकल स्वामित्व कहा जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक के बजाय दो हो गया, मतलब यहाँ साझेदारी शुरू हो गई। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि कम से कम कितने लोग होना? दो व्यक्ति होना। और सामान्य व्यवसाय की साझेदारी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। अब यहाँ पर ये चेंज हो गया, 20 वाला चेंज हो गया। अब कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी अधिनियम 2014 जो संशोधित हुआ है, तो 13 के अनुसार और 14 के अनुसार, जो 14 में संशोधित जो नियम बदला उसके अनुसार अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 हो सकती है। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 50। तो इसका मतलब कि कम से कम 2 लोग होना और अधिक से अधिक कितने होना? 50 सदस्य होना। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 सदस्यों की संख्या होगी, वो कहलाएगी साझेदारी। 50 से अधिक हो गया तो वो साझेदारी में नहीं आएगा, और 2 से कम हो गया तो इधर भी साझेदारी में नहीं आएगा। चलिए दूसरी बात, समझौता। साझेदारी का जन्म 2 या 2 से अधिक सदस्यों में आपसी अनुबंध से होता है। उनके बीच में कुछ शर्तें तय होती है, अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। वो लिखित में भी शर्तें तय कर सकते हैं और अपने मौखिक भी शर्तें तय कर सकते हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन ये ऐच्छिक है। यदि उनके बीच में अनुबंध नहीं होता है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में जो नियम दिए गए हैं वो नियम इनके ऊपर लागू होंगे। तीसरी बात, व्यवसाय। इनके बीच में एक वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। तो ये किसी न किसी व्यवसाय को करने के लिए शामिल हो रहे हैं, तो ये व्यवसाय कैसा होना चाहिए? वैधानिक व्यवसाय करने को शामिल होना चाहिए। लाभ का उद्देश्य, ये साझेदारी फर्म का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, लाभ कमाना, और लाभ का भी विभाजन होना जरूरी है। नहीं तो 2 पुत्र और एक पिता मिल करके साझेदारी व्यवसाय शुरू कर देंगे तो वो आपस में लाभ का विभाजन नहीं करेंगे, वो एक परिवार का व्यवसाय हो गया वो। तो लाभ का उद्देश्य होना चाहिए और लाभ का उनके आपस में विभाजन होना चाहिए, तो ये उसकी विशेषता को पूरी करता है। व्यवसाय का संचालन सामान्य लाभ हेतु, कि वो जो व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं वो लाभ के उद्देश्य से कर रहे हैं। फिर है प्रधान एवं अभिकर्ता का संबंध। साझेदारों के बीच में और साझेदारी फर्म के बीच में कौन सा संबंध है? प्रधान और अभिकर्ता का संबंध है। प्रधान और अभिकर्ता, प्रधान मतलब फर्म और अभिकर्ता मतलब एजेंट, जिसको हम बोलते हैं, प्रतिनिधि बोलते हैं, कि जितने भी पार्टनर हैं वो साझेदारी फर्म के क्या है? एजेंट है, प्रतिनिधि है। इसका मतलब कि जैसे मान लो एक सेठ ने अपने नौकर को कहीं उधारी वसूली करने के लिए भेजा, तो सेठ ने जैसा कहा है वैसे ही वो वहाँ जा कर के बोलता है, तो वो उसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया। मान लो वो जो नौकर है वहाँ जा कर के कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा तो वह भी ये माना जाएगा कि सेठ ने बोला है, मतलब वो सेठ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसका रिप्रेजेंटेटिव बन करके गया है। इसी प्रकार से जो पार्टनर होता है, साझेदार होता है, वो कुछ भी काम करेगा बाहर, मतलब कोई सा भी यदि दूसरा व्यवसाय करेगा तो वो भी उस फर्म के नाम का माना जाएगा। इसीलिए साझेदारी और साझेदारों के बीच में प्रधान और अभिकर्ता का संबंध होता है। प्रधान और अभिकर्ता मतलब कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि का काम करते हैं साझेदार। इसलिए उनके द्वारा किए गए हर एक कार्य की जिम्मेदारी उस फर्म की होती है, उस फर्म के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। तो ये हमने कौन से काम देखे? वैधानिक काम, वैधानिक विशेषताएं देखी, लीगल विशेषताएं जो कानून के अनुसार होना चाहिए। अब हम अगली विशेषताएं देखते हैं। सहायक लक्षण उसके कौन कौन से हैं? सबसे पहला है असीमित उत्तरदायित्व। प्रत्येक साझेदार का जो दायित्व है इसमें असीमित होता है। मान लो कम से कम 2, अधिक से अधिक 50 लोगों ने जो पार्टनरशिप स्टार्ट करी है तो उनकी जो दायित्व है असीमित है। असीमित का मतलब कि यदि उन्होंने
लोन लिया गया है या लोगों से उधार लिए गए हैं, जितने भी उनके दायित्व है, वो उनकी साझेदारी फर्म की जितनी संपत्ति है उसको बेच कर तो चुकाना पड़ेगा, लेकिन उनको अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बेचकर भी चुकाना पड़ सकता है। यदि कम पड़ता है तो उन्हें अपनी पर्सनल संपत्ति से भी चुकाना पड़ सकता है अपने हिस्से का दायित्व। तो ये कहलाता है असीमित दायित्व। चलिए अगला है फर्म तथा साझेदारों में भेद नहीं। फर्म और साझेदारों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। साझेदार के द्वारा जो किया गया काम वो फर्म के द्वारा किया गया कार्य माना जाएगा। केवल व्यक्ति ही साझेदार। भाई फर्म में साझेदार कौन बन सकता है? केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है। फर्म, संस्था या कंपनी ये साझेदार नहीं हो सकते। कोई भी फर्म, कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी पार्टनर नहीं बन सकती। केवल एक व्यक्ति ही उसका किसी साझेदारी फर्म का पार्टनर बन सकता है। निश्चित नाम। साझेदारी संस्था का कोई निश्चित नाम होना आवश्यक है और इसी नाम को फर्म का नाम कहते हैं। फिर है हित का हस्तांतरण। हित का हस्तांतरण का मतलब होता है कि कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण किसी दूसरे को नहीं कर सकता। मतलब वो अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता। कोई साझेदार अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेज सकता कि मैं आज नहीं जा सकता, मेरी जगह तू चला जा, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता। जो व्यक्ति है वही साझेदार माना जाएगा। और निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। भाई 4 लोगों ने मिलकर यदि पार्टनरशिप शुरू करी है तो वो जो अपना डिसीजन है वो सर्वसम्मति से लेंगे। फिर है निरंतरता। यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है या वह अवकाश ग्रहण कर लेता है, मतलब रिटायरमेंट ले लेता है, तो साझेदारी समाप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में साझेदारी में निरंतरता नहीं होती है। हाँ, यदि शेष साझेदार चाहे तो नए समझौते द्वारा व्यवसाय चला सकते हैं। जैसे उन्होंने 4 लोगों ने साझेदारी स्टार्ट करी, बीच में यदि एक पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है, उसकी डेथ हो जाती है, किसी कारण से वो अलग होता है, तो उस समय उनकी साझेदारी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने साझेदारी स्टार्ट करते समय उनके बीच में 4 लोगों के बीच में समझौता किया था। अब जब वो अलग हो रहा है तो या तो साझेदारी समाप्त हो जाएगी या फिर वो साझेदार चाहे तो एक नए समझौते के द्वारा उस साझेदारी को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब पुनर्गठन होगा साझेदारी का। फिर ये सद्विश्वास। साझेदारी की सबसे बड़ी विशेषता है, साझेदारी मतलब कम से कम 2 लोगों के बीच का विश्वास से ही स्टार्ट होती है। उनको आपस में एक विश्वास रखना पड़ेगा एक दूसरे के प्रति, तभी वो साझेदारी सफल हो सकती है। तो सद्विश्वास मतलब ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब कि जितने भी सदस्य होते हैं उनके बीच में विश्वास होता है। तो ये तो हमने विशेषताएं देखी। अब हम देखते हैं साझेदारी के गुण, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, कि साझेदारी में कौन कौन सी क्वालिटीज़ है। तो सबसे पहला है सरल स्थापना। ऐसे व्यवसाय को स्थापित करना बहुत आसान है। कम से कम 2 लोग, अधिक से अधिक 50 लोग मिल करके, किसी के पास पूंजी है, किसी के पास योग्यता है, किसी के पास कुशलता है, किसी के पास प्रभावशाली व्यक्तित्व है, ऐसे लोग मिल करके किसी भी व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी स्थापना में व्यय भी कम होता है। दूसरी क्वालिटी क्या है? कुशलताओं का एकीकरण। अभी मैंने बताया कि किसी के पास पूंजी है, भाई समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। किसी के पास पैसा है तो योग्यता नहीं है, किसी के पास योग्यता है तो पैसा नहीं है, किसी के पास में प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है तो उसके पास वित्त नहीं होता है। ऐसे अलग अलग क्षमता वाले जो व्यक्ति होते हैं वो जब मिल जाते हैं तो एक शक्ति का निर्माण होता है और वही साझेदारी है। तो कुशलताओं का एकीकरण है। फिर लोच। साझेदारी में लोचता होती है, मतलब परिवर्तनशीलता। आसानी से हम इसमें कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। उसका फर्म का स्थान, फर्म का आकार, उसके उद्देश्य, इनमें आसानी से कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। जोखिम का बंटवारा। चौथी क्वालिटी क्या है कि इसमें जितने भी रिस्क ली जाती है वो रिस्क बट जाती है दोस्तों के बीच में। 4 पार्टनर है, 8 पार्टनर है तो रिस्क बट जाती है। जबकि एकल स्वामित्व में जितनी भी रिस्क है वो एक अकेले व्यक्ति को उठाना पड़ती है, जबकि पार्टनरशिप में इस रिस्क का क्या हो जाता है? बंटवारा हो जाता है। संतुलित निर्णय। भाई एक व्यक्ति उतावला निर्णय ले सकता है, गलत निर्णय हो सकता है उसका, और 4 लोग, 2 लोग मिल करके यदि कोई डिसीजन लेंगे तो उनका जो डिसीजन कैसा हो सकता है? वो संतुलित डिसीजन होगा, संतुलित निर्णय होगा, क्योंकि उन्होंने विचार विमर्श करके 4 लोगों से सलाह लेकर के निर्णय लिया है। फिर प्रत्यक्ष प्रोत्साहन।
वे एक अकेला व्यक्ति हतोत्साहित हो सकता है, नुकसान होने पर उसका जो उत्साह है कम हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में एक दोस्त दूसरे दोस्त को प्रोत्साहन देता है, एक दूसरे की मदद करते हैं, प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रोत्साहन मिलता है। फिर बड़ी मात्रा में वित्तीय साधन, जितने भी दोस्त हैं उनके पास में एक की अपेक्षा 4 गुना वित्तीय संसाधन हो जाते हैं। गोपनीयता, वो सभी आपस में गोपनीय अपने बीच में बात को गोपनीय रखते हैं। प्रबंध में विशिष्टीकरण, जब मैनेजमेंट करते हैं तो एकल स्वामित्व में एक ही व्यक्ति मैनेजमेंट करता है, उसे वही अपनी प्रबंध कुशलता इस्तेमाल करता है। जबकि साझेदारी फर्म में 4 लोग हैं तो 4 की 4 प्रबंध कुशलता का फ़ायदा मिलता है। यहाँ विशिष्टीकरण का फ़ायदा मिलता है क्योंकि चारों अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। अधिक प्रेरणा, साझेदारी में साझेदार लाभ हानि के बराबर भागीदार होते हैं। फर्मों को लाभ की दशा में उन्हें लाभ होगा तथा हानि की दशा में उनको हानि उठानी पड़ेगी, अतः साझेदारों को अधिक परिश्रम से कार्य करने की प्रेरणा निरंतर बनी रहती है। सट्टेबाजी का अभाव रहता है और अल्पमत को संरक्षण, साझेदारी व्यवसाय में सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और वैधानिक दृष्टि से अल्पमत की उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रत्येक साझेदार अपना निर्णय पक्ष या विपक्ष में करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ सामान्य विशेषताएं देखी। और भी है अवयस्कों को संरक्षण, साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों की सहमति से किसी अवयस्क को फर्म में सम्मिलित करके उसे लाभ में भागीदार बनाया जा सकता है। जो 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है उसे भी पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन केवल वो लाभ में भागीदार बनेगा, उसके व्यवसाय के संचालन में नहीं। क्यों? क्योंकि 18 वर्ष की कम उम्र के व्यक्ति में अनुबंध करने की क्षमता नहीं मानी जाती कि वो अनुबंध करने के योग्य है, इसलिए वो व्यवसाय का संचालन नहीं कर सकता, लेकिन वो लाभ में बंटवारा ले सकता है। परंतु फर्म के ऋणों के लिए वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। फर्म में जो उसका हित होता है उसका दायित्व केवल उस तक सीमित होता है। कम आयकर, साझेदारी व्यवसाय को कंपनी की तुलना में कम आयकर देना होता है। ठीक है, अब इसके दोष देख लेते हैं कि क्या दोष हैं। सबसे पहला तो सीमित साधन, भैया हर एक जगह यदि हम कमियां ढूंढने जाएंगे तो बहुत कमियां मिल जाएगी। अब ये सीमित साधन कंपनी की अपेक्षा, इसके आगे वाला जो हम प्रकार पढ़ने वाले संगठन का स्वरूप का, कंपनी की अपेक्षा इसके साधन सीमित होते हैं, ये कमी है। दूसरा असीमित दायित्व, ये भी कमी है कि भाई इनके जो दायित्व होते हैं असीमित होते हैं। ज़्यादा नुकसान हो गया तो इन्हें अपनी पर्सनल संपत्ति बेच करके भी उसे चुकाना पड़ेगा। फिर है आपसी संघर्ष की संभावना, भाई 4 लोग मिले मतलब 4 के बीच में 4 बातें होगी तो आपसी संघर्ष हो सकता है। प्रबंध में कठिनाई, साझेदारी में सभी निर्णय सभी साझेदार मिलकर लेते हैं, अतः निर्णय लेने में देरी तो होती ही है, साथ ही संगठित प्रबंध की कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। निरंतरता की अनिश्चितता, एक साझेदार की मृत्यु होने, पागल होने, दिवालिया होने या अवकाश करने पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। तो निरंतरता की अनिश्चितता बनी रहती। सार्वजनिक विश्वास की कमी, मतलब साझेदारी में लेखों को प्रकाशित नहीं किया जाता है और न ही कोई सूचना सार्वजनिक की जाती है, इसलिए लोगों में संदेह उत्पन्न होता है, विश्वास की कमी होती है पब्लिक में। गोपनीयता रखना कठिन, एक व्यक्ति रहेगा तो वो बात को छुपा कर रहेगा, लेकिन 4 लोगों के बीच में यदि बात है तो वह उजागर हो सकती है। हित हस्तांतरण पर प्रतिबंध, भाई यहाँ पर हम हमारी जगह किसी दूसरे को, जैसे कंपनी में हम शेयर किसी व्यक्ति को बेच सकते हैं, ऐसा यहाँ पर व्यक्ति साझेदार किसी दूसरे को अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता, या तो फर्म से अलग होगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। व्यवसाय संचालन में शिथिलता, एक व्यक्ति अधिक काम करता है दूसरा ठंडा बैठा रहता है, क्यों? लाभ तो उसको मिलने वाला है, तो ऐसी शिथिलता आती आती है। अपव्यय, साझेदारी में जो भी खर्चे होते हैं उसका वहन एक साझेदार को न करके सभी को करना पड़ता है और इससे साझेदार खर्चों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। मतलब जितना भी खर्चा होगा सब मिल करके उठाने वाले हैं, तो वो फालतू जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। बड़े उद्योगों के लिए अनुपयुक्त, यदि बड़ा उद्योग चलाना हो तो उसके लिए साझेदारी फर्म कैसी है? अनुपयुक्त है। तो ये सारे उसके दोस्त हैं, हम और भी बहुत सारे दोस्त हम निकाल सकते हैं। साझेदारी की कसौटी, इसके बारे में देखते हैं कि साझेदारी की कसौटी क्या है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 और उसकी धारा 6 के अनुसार साझेदारी की कसौटी या उसकी विद्यमानता का निर्णय करते समय निम्न तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहली बात, किसी साझेदारी व्यवसाय में केवल
लाभ में हिस्सा प्राप्त करना साझेदारी को व्यक्त नहीं करता है। उदाहरण के लिए, किसी ऋणदाता द्वारा साझेदारी व्यवसाय से अपने ऋण का पुनर्भुगतान, नौकर या एजेंट का पारिश्रमिक प्राप्त करना, मृतक साझेदार की विधवा या उसके बच्चे को वार्षिकी इत्यादि दशाओं को साझेदार नहीं कहा जा सकता। मतलब कि किसी साझेदारी व्यवसाय में केवल लाभ में हिस्सा प्राप्त करना साझेदारी को व्यक्त नहीं करता है। कि किसी व्यवसाय में यदि लाभ में हिस्सा प्राप्त हो रहा है तो वो पार्टनरशिप है, उसको हम साझेदारी नहीं कहेंगे। फर्म के प्रबंध एवं संचालन में प्रत्येक साझेदार को भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फर्म के प्रबंध और संचालन में प्रत्येक साझेदार को भाग लेने का अधिकार है। तीसरी बात, प्रत्येक साझेदार को फर्म की सामान्य और गोपनीय पुस्तकों और खातों को देखने, उसकी नकल लेने का अधिकार होना चाहिए। भाई सभी मिल करके व्यापार कर रहे हैं तो उन्हें बराबर अधिकार है। एक साझेदार को दूसरे साझेदार के कार्यों से बद्ध होना आवश्यक है। मतलब कि 4 साझेदार हैं, चारों साझेदार जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए सभी बंधे हुए, एक ने किया तो 3 बाकी जो हैं वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा नहीं कि तूने किया है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है, उसने किया है तो बाकी 3 भी उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। ऐसा सह अस्तित्व जिसमें व्यवसाय नहीं है और न व्यवसाय के लाभ में हिस्सा लेने की बात है, उसे साझेदारी नहीं कह सकते हैं। मतलब मान लो 4 लोग मिले हैं लेकिन उसमें कोई व्यवसाय भी नहीं है, लाभ बांटने की बात भी नहीं है, तो उसे हम साझेदारी नहीं कहेंगे। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय साझेदारी नहीं होती है। संयुक्त हिंदू परिवार कर्ता की एकमात्र प्रधानता में एक ही वृहत परिवार का व्यवसाय है, अतः उसको हम साझेदारी नहीं कहेंगे। साझेदारी अनुबंध में सभी आवश्यक तत्व हैं, जैसे स्वतंत्र सहमति, प्रसंविदा करने का अधिकार, मतलब उनके बीच में शर्त अनुबंध करने का अधिकार, उचित प्रतिफल आदि होने आवश्यक है। मतलब ये तीनों बातें साझेदारी में होना चाहिए। एक तो वो स्वतंत्र रूप से शामिल हुआ हो, दूसरा उसमें अनुबंध करने का उसे अधिकार है, और तीसरा लाभ में हिस्सा, उचित प्रतिफल। ये तीनों बातें होती है तो साझेदारी होती है। और सामान्य व्यवसाय में साझेदारों की संख्या 2 से 50 तक होनी चाहिए। ये 20 अभी हट गया है। कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं ये साझेदारी को कसौटी में कसता है। मतलब एक व्यक्ति को एक अच्छा व्यक्ति कैसे माना जाएगा तो हम उसकी क्वालिटीज़ बताएंगे। इसी प्रकार से साझेदारी की कसौटी क्या है, तो ये सारी जो बातें हैं ये साझेदारी की कसौटी है कि ये सारी बातें यदि होती है तो वो साझेदारी व्यवसाय है, और यदि नहीं होती है तो साझेदारी व्यवसाय नहीं है। चलिए, एक आदर्श साझेदारी क्या होती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साझेदारों के बीच में आपसी समझ होना। ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय से एक दूसरे को जानते और समझते हो वह साझेदार बनने चाहिए, क्योंकि उनके बीच में यदि अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एक दूसरे को समझने की क्षमता नहीं होगी, तो वह साझेदार नहीं बन सकते। इसी के साथ साझेदारों की संख्या कम होना ही उपयुक्त है। विद्वानों ने अधिकतम 5 को आदर्श माना है, अधिक संख्या होने पर समस्या आती है। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 5 होना चाहिए। इससे ज़्यादा यदि साझेदार होते हैं तो वहाँ समस्या उत्पन्न होती है। तो विद्वानों ने आदर्श साझेदारी के लिए कितनी संख्या बताई है? कम से कम 2 और अधिक से अधिक 5 बताइए। कि इससे ज़्यादा यदि होंगे 50 हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा साझेदारों में विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो आदर्श साझेदारी मतलब जब भी हम मान लो साझेदारी व्यवसाय करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए कि हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है, सबसे ज़्यादा हमारा पुराना जिससे रिश्ता है, ऐसे व्यक्ति को हम जिसको हम जानते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे व्यक्ति को ही हम पार्टनर बनाएं, और कम से कम 2 और अधिक से अधिक 5 होने चाहिए। ये आदर्श साझेदारी की विशेषता बताइए। दूसरी विशेषता समान दृष्टिकोण। साझेदारों का व्यवसाय संचालन हेतु समान विचारों का होना चाहिए। एक जहाँ से ज़्यादा ये होना चाहिए कि समान विचार वाले व्यक्ति होना चाहिए, मतलब उनके जो विचार आपस में मिलना चाहिए। यदि एक साझेदार वैधानिक लाभों को ध्यान में रखता है एवं कठोर नियंत्रण का विचार रखता है तथा दूसरा प्रत्येक विषय को हल्के में लेता है तो साझेदारों में समस्या आ सकती है। इसी प्रकार एक साझेदार जोखिम न लेते हुए सुरक्षित व्यवसाय करता है और दूसरा सदैव जोखिम उठाने को तत्पर रहता है तो साझेदारी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। यदि दोनों अपोजिट चलते हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग चलती है, तो ऐसी कंडीशन में वो साझेदारी व्यवसाय को ज़्यादा दिनों तक नहीं चला सकते। इसलिए एक विचारधारा होगी तो लंबे समय तक साझेदारी चलने वाली है। विश्वास, सद्भावना और ईमानदारी, ये तीनों बातें साझेदारों के बीच में होना चाहिए। प्रत्येक साझेदार दूसरे अन्य साझेदारों का व फर्म का प्रतिनिधि होता है।
अतः प्रत्येक साझेदार में अन्य साझेदारों पर पूरा विश्वास होना चाहिए। उसे जो कार्य सौंपा जाए वो सद्भावना और ईमानदारी से संपन्न करना चाहिए, तो ही साझेदारी आगे बढ़ सकती है। कुशलता और बुद्धिमत्ता का संतुलन। एक आदर्श साझेदारी में विविध कुशलता व बुद्धिमत्ता का उचित संतुलन होना आवश्यक है। कुशलता और बुद्धिमत्ता का संतुलन, इससे फर्म के समक्ष कोई समस्या आने पर कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इनकी कुशलता एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए मतलब एक दूसरे की कमी को पूरी करने वाली होना चाहिए। यह साझेदार वित्त, विपणन, उत्पादन के क्षेत्रों में अलग अलग कुशलता लिए होते हैं कि कोई वित्त के क्षेत्र में मजबूत है, कोई मार्केटिंग के क्षेत्र में मजबूत है, तो कोई उत्पादन के क्षेत्र में मजबूत में, ऐसे मिल करके वो काम करने वाले हैं, तो एक दूसरे की कमी को वो पूरा कर देते हैं। तो ये कहलाता है कुशलता बुद्धिमत्ता का संतुलन। ये बेस्ट साझेदारी की विशेषताएं हैं। पर्याप्त पूंजी, पर्याप्त पूंजी उनके पास में होती है। दीर्घकालीन साझेदारी, साझेदारी की अवधि लंबी होनी चाहिए। भाई साझेदारी यदि लंबी होगी तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ऐसा न होने की दशा में साझेदारी व्यवसाय को विकसित और समृद्ध होने का अवसर नहीं मिलता। और लिखित समझौता, साझेदारों के मध्य बेस्ट साझेदारी तभी होगी जब उनके बीच में लिखित समझौता हो। उन्होंने एक लिखित में समझौता किया हो आपस में। मौखिक समझौता क्योंकि कोई भी बदल सकता है। और लास्ट जो पॉइंट है एक बेस्ट आदर्श साझेदारी के लिए कि उसका पंजीकरण करवा लेना चाहिए। पंजीकरण ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन पंजीकरण करवा लेना चाहिए ताकि हम वैधानिक कार्यवाही से बच सकें। तो ये हमने देखे एक आदर्श साझेदारी के लक्षण कि उनके बीच में आपसी समझ होना, उनका दृष्टिकोण समान होना, उनके बीच में विश्वास, सद्भावना, ईमानदारी होना, कुशलता और बुद्धिमत्ता का संतुलन, पर्याप्त पूंजी होना, दीर्घकालीन लंबी साझेदारी होना चाहिए, लिखित समझौता होना चाहिए और पंजीकरण होना चाहिए। ये यदि बातें हैं तो एक साझेदारी को हम आदर्श साझेदारी मान सकते हैं। अब साझेदारी के प्रकार, साझेदारी जो पार्टनरशिप होती है वो कितने प्रकार की होती है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला साझेदारी के प्रकार में देखिए, सामान्य तथा सीमित साझेदारी। पहली प्रकार कौन सा दिया गया है कि सामान्य और सीमित। सामान्य भी है और साझेदारी कैसी सीमित है। अब उसका अर्थ समझते हैं कि यहाँ पर दायित्व के अनुसार दो प्रकार की होती है, सामान्य तथा सीमित साझेदारी। तो सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। अतः जो व्यक्ति असीमित दायित्व की शर्त से हिचकिचाते हैं वो सामान्य या साधारण साझेदारी में शामिल नहीं होते। जिस साझेदारी में कुछ साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा प्रदत्त पूंजी तक सीमित होता है उसे सीमित साझेदार कहते हैं। तो सीमित साझेदारी में एक दायित्व, जो साझेदार है वो अपना दायित्व केवल कितना ले रहा है कि मैंने जितनी पूंजी लगाई है उतना ही मेरा दायित्व होगा। तो ऐसे साझेदार को हम सीमित साझेदार बोलेंगे। उसका दायित्व केवल उसने जितनी पूंजी लगाई है उतना ही होता है। भाई वो इसी शर्त पर शामिल हो रहा है कि मैं उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा जितनी मैं पूंजी लगा रहा हूँ। तो ऐसे साझेदार को हम सीमित साझेदार बोलेंगे। सीमित साझेदारी अधिनियम 1907 के अनुसार सीमित साझेदारी वह है जिसमें एक या अधिक सामान्य साझेदार हों जिनका दायित्व असीमित हो तथा एक या अधिक साझेदार ऐसे अवश्य हो जिनका दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित हो। जैसे मान लो 4 साझेदार है तो उसमें किसी एक साझेदार को इस शर्त पर शामिल किया है, वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो केवल मेरी पूंजी तक का दायित्व वहन करूंगा कि मेरी जितनी पूंजी है उतना ही मैं लिमिट रखूंगा। तो फिर बाकी साझेदार कैसे हैं, वो असीमित दायित्व वाले साझेदार है। क्यों? क्योंकि फर्म की विशेषता है असीमित उत्तरदायित्व, बाकी दायित्वों का भुगतान कौन करेगा। तो जो जिस व्यक्ति को सीमित दायित्व के लिए शामिल किया है तो वो सीमित साझेदार है, उसका लाभ भी उसको उतना ही मिलेगा और असीमित वालों को असीमित उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। ठीक है। अब सीमित साझेदारी की विशेषताएं क्या है? इसका पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। सबसे पहली विशेषता, सीमित साझेदारी में उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य हो गया। साझेदारों के मध्य लिखित समझौता होना अनिवार्य है। दूसरी बात, पंजीयन भी अनिवार्य हो गया, लिखित समझौता होना भी अनिवार्य हो गया। सीमित साझेदार को नगद में पूंजी लगानी पड़ती है। जो लिमिट के साथ में आ रहा है उसको नगद पूंजी लगाना पड़ती है, जो सामान्य साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी से प्रायः अधिक होती है।
उसको उससे ज़्यादा भी लगाना पड़ सकता। सीमित साझेदार के कार्यों से अन्य साझेदार बाध्य नहीं होते। भाई वो अपनी केवल जितनी पूंजी रह गई उतना ही दायित्व वहन कर रहा है, तो उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए असीमित उत्तरदायित्व वाले जो साझेदार है वो उसके कार्यों से बाधित नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि वो फर्म का एजेंट नहीं होता, उसको फर्म का एजेंट नहीं माना जाएगा। इसे व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार भी नहीं होता है। वो केवल किस लिए शामिल हुआ है? लाभ के लिए, कि मैं जितनी पूंजी लगा रहा हूँ उतना ही मुझे लाभ भी दिया जाए और उतनी ही मेरी जिम्मेदारी भी हो। अपने हित का हस्तांतरण बिना अन्य साझेदारों की सहमति से कर सकता है तथा इसकी मृत्यु, पागल, दिवालिया होने की स्थिति में फर्म के स्थिति पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। एक प्रकार से हम उसको केवल लाभ के लिए शामिल किया गया है, बाकी किसी प्रकार के कोई उसको बंधन नहीं है। अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है, उसकी मृत्यु होने पर फर्म का समापन भी नहीं होता है, फिर उसको फर्म में हिस्सा लेने का भी अधिकार नहीं होता है, वो पूंजी भी अधिक उसको लगाना पड़ती है। ऐसे सीमित साझेदार को बंधनों में बांध दिया गया है। अगली है ऐच्छिक तथा विशेष साझेदारी। उद्देश्य अनुसार भी साझेदारी दो प्रकार की होती है। जब साझेदारी अनिश्चित काल के लिए तथा कोई भी व्यवसाय करने के लिए की जाती है तो उसे ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। अनिश्चित काल के लिए और कोई भी व्यवसाय करने के लिए यदि होगी तो ऐसी साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी होगी। इसके विपरीत जब साझेदारी किसी विशेष उपक्रम या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती है तो उसे विशेष साझेदारी कहते हैं। ध्यान रहे, ऐच्छिक साझेदारी को किसी भी समय साझेदारों की सहमति से अथवा किसी एक साझेदार द्वारा नोटिस दिए जाने पर समाप्त किया जा सकता है, जबकि विशेष साझेदारी उस समय तक जीवित रहती है जब तक कि पूर्व निश्चित उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। ये आप दोनों बातों को समझ गए होंगे कि ऐच्छिक और विशेष। ऐच्छिक मतलब कि वह अनिश्चित काल के लिए चलती रहेगी और बीच में मान लो एक साझेदार ने नोटिस दे दिया कि अब साझेदारी को समाप्त करना है उनकी इच्छा से, तो उस समय साझेदारी समाप्त हो जाएगी। और विशेष साझेदारी में किसी विशेष उद्देश्य के लिए साझेदारी स्थित की जाती है, वो उद्देश्य पूरा होने पर वो साझेदारी समाप्त मानी जाती है। फिर है निश्चितकालीन तथा अनिश्चितकालीन साझेदारी। समय के अनुसार दो भागों में बांटा है, निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन। ऐसी साझेदारी जिसका निर्माण एक निश्चित समय के लिए किया गया है कि 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, उसे हम निश्चितकालीन साझेदारी कहेंगे। उसे निश्चितकालीन साझेदारी कहा जाता है। जैसे किसी साझेदारी का निर्माण 1 जनवरी 16 को 1 वर्ष के लिए किया जाता है तो 31 दिसंबर 16 को वो साझेदारी अपने आप स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। उन्होंने समय डाल दिया, वो समय जहाँ पूरा हुआ तो साझेदारी पूरी हो जाएगी। इसके विपरीत अनिश्चितकालीन में यदि साझेदारी का निर्माण करते समय किसी अवधि या उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया है तो उसे हम अनिश्चितकालीन साझेदारी कही जाती है। यह साझेदारी उस समय तक चलती है जब तक कि कोई ऐसी घटना न घटे जिसके अंतर्गत वैधानिक रूप से साझेदारी को समाप्त करना पड़े। तो ये निश्चित और अनिश्चितकालीन। आगे हम देखते हैं वैध तथा अवैध साझेदारी। वैधता के अनुसार साझेदारी के दो रूप हैं। जो साझेदारी विधिवत रूप से निर्मित की जाती है तथा अपना कार्य वैधानिक नियमों के अनुसार संपादित करती है उसे वैध साझेदारी कहते हैं। मतलब कानून के अनुसार निर्मित होती है, कानून के नियमों का पालन करती है, तो ऐसे साझेदारी को वैध साझेदारी कहते हैं। और इसके विपरीत जो साझेदारी गैर कानूनी उद्देश्यों से निर्मित की जाती है, इनके सदस्यों की निर्धारित संख्या से कम या अधिक सदस्य हो, साझेदारी में गैर मान्य देश का व्यक्ति सदस्य हो, अवैध या गैर कानूनी साझेदारी कही जाती है। ऐसी होती ही नहीं है साझेदारी, उसको तो हम इनलीगल ही बोलेंगे, अवैध साझेदारी हो ही नहीं सकती है। चलिए, ये इतने प्रकार हमने 4 देखे, वैध, अवैध साझेदारी, निश्चित, अनिश्चितकालीन साझेदारी, फिर ऐच्छिक और विशेष साझेदारी, और सामान्य और सीमित साझेदारी। सामान्य और सीमित में सामान्य जिसमें असीमित दायित्व होता है और सीमित में कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, उसकी विशेषताएं भी देख ली। ऐच्छिक और विशेष में ऐच्छिक उनकी इच्छा होगी तब वो साझेदारी को समाप्त कर देंगे, और विशेष में किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थापित होती है, वो उद्देश्य की पूर्ति होने पर साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाती है। निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन में किसी निश्चित समय, मतलब उसके निर्माण के समय ही उसका टाइम डाल दिया जाता है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को स्वतः समाप्त हो जाएगी, और अनिश्चितकालीन में कोई समय नहीं डाला जाता। वैध और अवैध, यह भी मैंने बता ही दिया है।
चलिए अब हम पढ़ते हैं साझेदारों के प्रकार। जो साझेदार शामिल होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला साझेदार होता है सक्रिय साझेदार, एक्टिव पार्टनर जिसको हम बोलते हैं। ऐसे साझेदार जो केवल व्यवसाय में केवल पूंजी ही नहीं लगाते, वरन उसके संचालन एवं प्रबंध में सक्रिय भाग लेते हैं। संचालन और प्रबंध में सक्रिय भाग लेते हैं, सक्रिय साझेदार कहलाते हैं। ये अन्य साझेदारों की ओर से व्यवसाय चलाते हैं। मतलब उसने पूंजी लगाई है, लेकिन साथ में पूंजी लगाने के साथ व्यवसाय का संचालन भी कर रहा है, प्रबंध भी कर रहा है, तो ऐसा एक्टिव पार्टनर कहलाता है, सक्रिय साझेदार। दूसरा है निष्क्रिय साझेदार। उसके नाम से स्पष्ट है कि उसने केवल पूंजी लगाई है और लाभ में हिस्सा लेगा, बाकी प्रबंध और संचालन में कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसा कहलाता है निद्रालु साझेदार, स्लीपिंग या साइलेंट साझेदार कहा जाता है, जो केवल पूंजी लगाने तक सीमित होता है। तीसरा है नाम मात्र का साझेदार। मतलब नाम मात्र नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, देखिए ऐसे साझेदार जो व्यवसाय में न तो पूंजी लगाते हैं और न ही संचालन में भाग लेते हैं। उसने पूंजी भी नहीं लगाई है, संचालन में हिस्सा भी नहीं लिया है, केवल अपना नाम साझेदार के रूप में प्रयोग करने की अनुमति देते हैं, नाम मात्र के साझेदार कहलाते हैं। वास्तव में फर्म उनके नाम का प्रयोग कर उनकी ख्याति का लाभ उठाने के लिए करती है। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रसिद्धि अच्छी होती है, जिनका जो व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वो अधिक होता है, तो ऐसे लोगों को साझेदारी में केवल नाम मात्र के लिए शामिल कर लिया जाता है कि हम आपका नाम हमारे साझेदारी फर्म में जोड़ रहे हैं। तो कभी कभी उनके नाम से ही व्यापार होता है, उनके नाम के प्रभाव से ही लोग प्रभावशील होते हैं। तो ऐसे साझेदार न तो पूंजी लगाते हैं, न संचालन में भाग लेते हैं, न उसे किसी प्रकार का कोई लाभ दिया जाता है, केवल उसे नाम मात्र के लिए शामिल करते हैं, उसकी ख्याति का उपयोग करने के लिए। तो ऐसे साझेदार कहलाता है नाम मात्र का साझेदार। चौथा है प्रदर्शन द्वारा साझेदार। कुछ पार्टनर होल्डिंग आउट पार्टनर होते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने शब्दों या व्यवहार के से किसी तीसरे पक्ष के समक्ष यह प्रदर्शित करता है कि वह एक साझेदार है और उसके इस प्रदर्शन से प्रभावित होकर तीसरा पक्ष फर्म से लेन देन करता है, तो ऐसे साझेदार को प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहते हैं। वो प्रदर्शित कर रहा है। वास्तव में यह साझेदार व्यवसाय में न तो पूंजी लगाता है, न उसका संचालन करता है और न ही लाभ हानि में हिस्सेदार होता है। न पूंजी लगा रहा है, न संचालन कर रहा है और न ही लाभ हानि में वह हिस्सेदार होता है, परंतु तीसरे पक्ष के लिए वह अन्य वास्तविक साझेदारों की तरह पूर्ण उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार के साझेदारों को हम बोलते हैं प्रदर्शन द्वारा। वो प्रदर्शित कर रहा है कि मैं पार्टनर हूँ, न तो वो उसने पूंजी लगाई है, न संचालन कर रहा है, न ही लाभ हानि में हिस्सेदार है, तो ऐसा साझेदार कहलाता है प्रदर्शन द्वारा। फिर है नाबालिग साझेदार। जिस व्यक्ति ने अभी 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है वह नाबालिग है। ऐसा व्यक्ति किसी फर्म में साझेदार नहीं बन सकता। ऐसे व्यक्ति को फर्म में साझेदार नहीं माना सकता। ऐसा व्यक्ति किसी फर्म में साझेदार नहीं बन सकता क्योंकि अन्य साझेदारों से अनुबंध करने के योग्य नहीं माना जाता। भाई जो नाबालिग है वो अनुबंध नहीं कर सकता, उसमें सौदा करने की क्षमता नहीं मानी जाती है। और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार एक नाबालिग साझेदार के लाभों में साझेदार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन साझेदारी के संचालन में वो हिस्सा नहीं ले सकता, अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखता है। कार्यकारी साझेदार कैसा होता है? वर्किंग पार्टनर। ऐसा साझेदार जो फर्म में अपनी विशेष योग्यता एवं अनुभव के आधार पर फर्म में सम्मिलित किया जाता है। मतलब अपनी विशेष योग्यता और अनुभव के आधार पर उसे फर्म में सम्मिलित किया जाता है। फर्म का समस्त कार्य करता है और व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण करता है, कार्यकारी साझेदार कहलाता है। प्रायः यह पूंजी नहीं लगाता तथा लाभ में हिस्सा उसके वेतन के स्थान पर मिलता है। कभी कभी यह वेतन एवं लाभ दोनों प्राप्त करता है। उसकी योग्यता के कारण उसे पार्टनर बनाया गया है, ऐसा कहलाता है कार्यकारी साझेदार। केवल लाभ में साझेदार। फिर वह साझेदार जो फर्म में केवल लाभ प्राप्त करने के लिए समझौता करते हैं कि मुझे केवल लाभ में हिस्सा चाहिए, तथा हानि के लिए उत्तरदायी ग्रहण नहीं करते। ऐसे पार्टनर भी होते हैं कि भाई मैं केवल लाभ में हिस्सा लूँगा, हानि के लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं रहूँगा। तो ऐसे साझेदार केवल लाभ में हिस्सेदार होते हैं। प्राय व्यक्ति जिनकी पूंजी थोड़ी होती है तथा व्यापार संचालन में भाग नहीं लेना चाहते, केवल लाभ में भागीदार होते हैं।
सीमित साझेदार अभी बताया था कि वो केवल अपनी जितनी पूंजी लगाई उतने दायित्व वहन करता है। उप साझेदार, यदि कोई साझेदार साझेदारी व्यवसाय में अपने लाभ में से कोई भाग किसी व्यक्ति को देना का समझौता करता है तो वो उप साझेदार कहलाता है। जैसे मेरे पास पूंजी नहीं है, मुझे पार्टनर बनना है, मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा लिया कि मुझे पार्टनर बनने के लिए पैसा दे, तो मुझे जो लाभ मिलेगा उस लाभ का कुछ हिस्सा मैं जिससे मैंने पैसा लिया है उसको दूंगा, तो वो जो पार्टनर है वो उप साझेदार कहलाएगा, सब पार्टनर। आने वाला साझेदार, जब कोई व्यक्ति विद्यमान साझेदारों की सहमति से बाहर से उसको शामिल किया जाता है वो आने वाला साझेदार। बाहर जाने वाला साझेदार, जब व्यक्ति निवृत्त होता है, रिटायर होता है, फर्म से अलग होता है तो जाने वाला साझेदार। गुप्त साझेदार, गुप्त साझेदार वे होते हैं जो वास्तव में साझेदार होते हैं परंतु जनता को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वह साझेदार है। जब भी जनता को इस संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाती है तो अन्य साझेदारों की भांति फर्म के समस्त ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो जाता है। ऐसा गुप्त साझेदार कहलाता है। तो हमने बहुत सारी बातें देख ली है, साझेदार के प्रकार, साझेदारी के प्रकार, उसकी विशेषताएं, उसकी वैधानिक विशेषताएं, ये सारी बहुत सारी बातें हमने देखी है। अब आगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि क्या एक नाबालिग साझेदार हो सकता है, फिर साझेदारी संलेख क्या है, ये जो बातें हैं ये बातें हम आगे के वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, जब आप लोग 12th में जाओगे तो इससे रिलेटेड आधा कोर्स है अकाउंटेंसी का, इसके जो गणित है इसके अकाउंट्स जो हम करने वाले हैं। तो यहाँ यदि हम समझ गए साझेदारी पार्टनरशिप को तो हमें 12th में केवल हम डायरेक्ट अकाउंट ही करेंगे, उसमें हमें फिर पार्टनरशिप समझने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ की जो थ्योरी है वो तुम्हारी 12th की थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए 11th में यदि हम बिजनेस में यदि हम पार्टनरशिप को अच्छी प्रकार से समझ गए तो हमें आगे कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखें आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को, बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, थैंक यू।